हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल लीगलीज। माय नेम इज आरती और इस वीडियो में हम क्लोजली कनेक्टेड फैक्ट्स वाला जो पोर्शन है पार्ट 2 का वो हम कंप्लीट कर लेंगे, जो कि सेक्शन 4 टू 14 तक है। सेक्शन 12 तक हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं, तो इस वीडियो में हम सेक्शन 13 एंड 14 कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट वीडियो से हम एडमिशन स्टार्ट कर देंगे। सो सेक्शन 13 और 14 में पहले तो हम क्वेश्चन देखेंगे कि इन दोनों सेक्शंस में क्वेश्चन क्या पूछा है और उन क्वेश्चंस के आंसर तक जाने के लिए किन फैक्ट्स को रेलेवेंट माना गया है। सो सेक्शन 13 का क्वेश्चन ये है कि क्या कोई एक्ट एक्सीडेंटल है या इंटेंशनल है। तो ये तो आ गया क्वेश्चन। अब इसके आंसर तक पहुंचने के लिए जो फैक्ट्स रेलेवेंट है उनके बारे में हमें सेक्शन 13 बताते हैं। और सेक्शन 14 का जो क्वेश्चन है कि क्या कोई एक्ट किया गया है नहीं किया गया है, ये क्वेश्चन है। और इसके आंसर तक पहुंचने के लिए जो रेलेवेंट फैक्ट्स है वो आते हैं सेक्शन नंबर 14 में। तो पहले हम देखते हैं सेक्शन नंबर 13। सो सेक्शन 13 जो है वो हमें ये बताता है कि जहां भी ये क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि कोई एक्ट इंटेंशनली किया गया है या फिर एक्सीडेंटली हुआ है, तो उस क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचने के लिए जो चीजें रेलेवेंट है वो सेक्शन नंबर 13 हमें बताता है। सो सेक्शन 13 में लिखा है द फैक्ट दैट सच एक्ट फॉर्म पार्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ सिमिलर अकरेंसेस। यहाँ पे कौन से एक्ट की बात की गई है? जिस एक्ट पे ये क्वेश्चन उठ रहा है कि वो इंटेंशनली किया गया है या एक्सीडेंटली हुआ है, तो ये उस एक्ट की बात कर रहा है। एक्ट फॉर्म पार्ट ऑफ, और वो एक्ट किसका पार्ट है? अ सीरीज ऑफ सिमिलर अकरेंसेस का। सीरीज ऑफ सिमिलर अकरेंसेस का मतलब है कि वो सिर्फ एक्ट जो है वो एक बार नहीं किया है उसने उसने बहुत बार पहले भी वो एक्ट कर रखा है, मतलब सिमिलर अकरेंसेस पहले भी हो चुकी हैं। इन ईच ऑफ विच द पर्सन डूइंग द एक्ट वाज कंसर्न। और सेम ही व्यक्ति है, एक ही व्यक्ति के द्वारा वो सब चीजें की गई हैं, तो ये सब चीजें क्या होंगी? रेलेवेंट होंगी। तो सेक्शन 13 में क्वेश्चन क्या उठा कि कोई एक्ट इंटेंशनली किया गया है या एक्सीडेंटली हुआ है, और इसके आंसर तक पहुंचने के लिए ये चीज रेलेवेंट होगी कि वो एक्ट जो है वो क्या एक सीरीज ऑफ सिमिलर अकरेंसेस का पार्ट है और वहां पे पर्सन जो है वो वही है, सेम पर्सन है। तो ये सब चीजें क्या होंगी? रेलेवेंट मानी जाएंगी सेक्शन 13 के अंडर। सो अब हम इसे इलिस्ट्रेशन से पढ़ेंगे, इलिस्ट्रेशन से आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। So first illustration है A is accused of burning down his house in order to obtain money for which it is insured। तो A पे ये एक्यूजेशन है कि A खुद का ही घर जो है वो जला लेता है, किसके लिए? ताकि वो उसे पैसे मिल सके इंश्योरेंस कंपनी से। तो A पे ये एक्यूजेशन लगी है। अब ये फैक्ट कि A lived in several houses successively each of which he insured, कि A पहले भी बहुत सारे घरों में रह चुका है और उन सभी घरों पे उसने क्या किया है? इंश्योरेंस ले रखा था। इन ईच ऑफ विच अ फायर अकर्ड, और सभी में यही केस हुआ कि सभी में आग लग गई और फिर उसके बाद ए ने जाके पेमेंट ले ली, किससे? इंश्योरेंस कंपनी से अपना इंश्योरेंस क्लेम करवा लिया। मतलब कि ए क्या करता था कि बहुत सारे उसने घर पहले भी लिए थे, वो घर खरीदता था, उस पे इंश्योरेंस लेता था और खुद ही उसमें आग लगा देता था और बाद में इंश्योरेंस कंपनी से जाके इंश्योरेंस क्लेम करवा लेता था। तो इसी तरह से उसकी सीरीज ऑफ सिमिलर अकरेंसेस हो रही थी। उसने पहला घर खरीदा, सेम चीज की, फिर दूसरा घर खरीदा, फिर सेम चीज की, तीसरा घर खरीदा, फिर अब जब ये चौथा घर इसने खरीदा तब ये क्वेश्चन आया कि क्या उसने आग जो है वो एक्सीडेंटली लगी है या फिर इंटेंशनली लगाई गई है उसके द्वारा। तो इस चीज को प्रूफ करने के लिए ये सभी चीजें रेलेवेंट होंगी कि क्या पहले भी उसने ऐसे कर रखा है कि उसने पहले भी 3 घर लिए, तीनों में ही आग लगी, तीनों पे इंश्योरेंस भी उसने ले रखा था और इंश्योरेंस क्लेम भी किया उसने तीनों घरों पे। तो ये एक्सीडेंट तो नहीं हो सकता, यहाँ पे तो इंटेंशनल साफ साफ दिख रहा है। तो एज टेंडिंग टू शो दैट द फायर वर नॉट एक्सीडेंटल, यहाँ पे ये पता चल रहा है कि फायर जो है वो एक्सीडेंटल नहीं थी। और यहाँ पे एक चीज और कि बहुत सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। सेक्शन 12 में जो हमने स्टेट ऑफ माइंड पढ़ा था उसमें जो इंटेंशन हमने देखा और यहाँ पे जो इंटेंशन आ रहा है, तो वो बोलते हैं कि सेम ही तो चीज है, इसमें डिफरेंस क्या आया? तो सेक्शन 12 में स्टेट ऑफ माइंड में ये देखा गया कि क्या उसका इंटेंशन है या नहीं है, ये क्वेश्चन था। और सेक्शन 13 में ये क्वेश्चन है कि क्या उस एक्ट को इंटेंशनली किया गया है या एक्सीडेंटली हुआ है।
तो वहां पे इंटेंशन होने या ना होने की बात की गई है सेक्शन 12 में, और यहाँ पे ये इस बात पे क्वेश्चन आ रहा है कि क्या एक्ट इंटेंशनली किया गया है या एक्सीडेंटली हुआ है। ठीक है, तो आपको फर्क समझ में आ गया होगा। सो नेक्स्ट इलिस्ट्रेशन, A is employed to receive money from the debtors of B. A को B ने एम्प्लॉय बनाया और बोला कि तुम मेरे डेटर्स से जाके मेरे पैसे रिसीव करोगे, और B ने उसे क्या किया, एक एंट्री बुक दी कि तुम जैसे जैसे मेरे डेटर्स से पैसे लोगे तुम उस एंट्री बुक में एंट्री करते जाना। और A ने क्या किया कि जितने पैसे उसे रिसीव होते थे उसने उससे कम एंट्री करता था। वो जैसे उसे 1000 रुपए किसी डेटर ने दिए तो वो उसमें 500 की एंट्री करता था कि मुझे तो 500 रुपए ही मिले हैं। तो इस चीज पे ये क्वेश्चन आया कि क्या ए के द्वारा वो की गई एंट्री इंटेंशनल थी या फिर एक्सीडेंटल थी, कि इंटेंशनली उसने गलत लिखा या फिर एक्सीडेंटली उससे गलत लिखा गया। तो ये क्वेश्चन आया वहां पे। अब ये फैक्ट कि उसने पहले और भी बहुत सारी एंट्रीज जब चेक की गई तो वहां पे भी उसने यही कर रखा था, जितने अमाउंट उसे रिसीव होती थी उससे कम अमाउंट वो वहां पे एंट्री बुक में लिखता था। 1000 रुपए होते थे 500 लिखता था, 700 मिलते थे 200 लिखता था, 400 मिलते थे 300 लिखता था, ऐसे ऐसे करके उसने कम लिख रखी थी। अब फिर ये हुआ कि क्या पता ये भी मान लीजिए हो सकता है एक्सीडेंटली हो गया, लेकिन ये चीज तो नहीं हो सकती कि सभी फॉल्स एंट्रीज उसी के फेवर में हो। तो इस एग्जांपल में यही लिखा है कि जो ए था उसने रॉन्ग एंट्री कर दी, जितनी अमाउंट उसे मिली थी उससे कम अमाउंट उसने लिख दी। फिर उसके बाद जब देखा गया, सब चीजें देखी गई, तो ये पता चला कि उसने तो और भी पहले भी बहुत सारी एंट्रीज ऐसे ही कर रखी हैं कि जितनी अमाउंट उसे मिलती है उससे कम अमाउंट वो एंट्री बुक में लिखता है। तो ये चीज एक्सीडेंटल हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। क्यों? और अगर एक्सीडेंटल होती है तो ये भी तो हो सकता है कभी ए के अगेंस्ट भी तो जानी चाहिए चीजें कि 1000 रुपए मिले और उसने 1300 लिख दिए, 1400 लिख दिए, ऐसे तो कभी नहीं हुआ। उसे जितने मिलते थे उससे कम ही लिखे थे, मतलब सब चीजें ए के फेवर में ही जा रही थी। तो ये एक्सीडेंटल नहीं हो सकती है, ये इंटेंशनली ही किया गया था और इस चीज को रेलेवेंट माना गया था इसमें। ये इलिस्ट्रेशन आपकी ये बताती है। और नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है इलस्ट्रेशन सी। इसमें लिखा है ए इज अक्यूज्ड ऑफ फ्रॉडुलेंटली डिलीवरिंग टू बी अ काउंटरफिट करेंसी। ए पे एक्विजिशन है कि उसने बी को काउंटरफिट करेंसी दी है फ्रॉडुलेंटली। यहाँ पे उसकी इंटेंशन की बात की गई है कि क्या उसने फ्रॉडुलेंटली दी है या फिर उसने एक्सीडेंटली मतलब गलती से दे दी, उसके पास उसको किसी ने दी और उसने आगे पास कर दी, उसको पता भी नहीं था कि ये काउंटरफिट करेंसी है। द क्वेश्चन इज वेदर द डिलीवरी ऑफ द करेंसी वाज एक्सीडेंटल। ये वही क्वेश्चन आ गया। The fact that soon before or soon after the delivery to B, A delivered counterfeit currency to C, D and E are relevant. अब ये चीज कि चलो मान लिया उसने एक को तो दे दी काउंटरफिट करेंसी, अब जितने भी लोगों को वो पैसे दे रहा है वो सभी को ही काउंटरफिट करेंसी दे रहा है, इतनी कितनी उसके पास काउंटरफिट करेंसी आ गई। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो एक्सीडेंटली तो नहीं दे रहे, इंटेंशनली ही सब चीजें कर रहे हैं। तो इस चीज को रेलेवेंट माना गया इस क्वेश्चन पे कि क्या वो काउंटरफिट करेंसी जो उसने डिलीवर की थी वो फ्रॉडुलेंटली की थी या एक्सीडेंटली की थी। तो यहाँ पे ये पता चल रहा है कि उसने फ्रॉडुलेंटली ही की थी। सो यहाँ पे हमने तीनों इलिस्ट्रेशंस पढ़ लिए। ये सेक्शन आपको समझ आ गया होगा। इसमें क्वेश्चन था कि क्या एक्ट एक्सीडेंटली हुआ है या इंटेंशनली किया गया है, और इस क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचने के लिए जो चीजें रेलेवेंट हैं वो हमें सेक्शन 13 में बताई है। और सेक्शन 13 ने बोला है कि वो एक्ट जो एक सीरीज ऑफ सिमिलर अकरेंसेस का पार्ट है वो सभी रेलेवेंट मानी जाएंगी, और वो चीजें जो वो एक्ट जो है वो सेम ही पर्सन के द्वारा किया गया है। तो ऐसे तो नहीं हो सकता कि सब चीजें उसी के साथ बार बार हो रही हैं। अगर ए के घर में आग लग रही है तो बार बार उसी के घर में ही आग लगी जा रही है, और सभी घर उसके इंश्योर्ड भी थे, इंश्योरेंस कंपनीज भी अलग अलग थी, सबसे इंश्योरेंस भी उसने क्लेम किया। तो ये एक्सीडेंटल तो नहीं हो सकता, ये इंटेंशनली ही किया गया है। तो ये बताया सेक्शन नंबर 13 में। अब हम देखेंगे सेक्शन नंबर 14। सेक्शन 14 जो है वो हमें ये बताता है कि जहां भी ये क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि क्या एक्ट डन हुआ है या नहीं हुआ है, तो इस क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचने के लिए जो फैक्ट्स रेलेवेंट है वो हमें सेक्शन नंबर 14 में बताए हैं। सेक्शन नंबर 14 हमें उस सिचुएशन की बात बताता है जिसमें कि एक कोर्स ऑफ बिजनेस एग्जिस्ट करता है। तो इसमें दिया है द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी कोर्स ऑफ बिजनेस
तो यहाँ पे कोर्स ऑफ बिजनेस एग्जिस्ट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू विच इट नेचुरली वुड हैव बीन डन। तो उस बिजनेस के एग्जिस्ट करने का मतलब ही ये है कि जो एक्ट है वो डन हो गया है। तो इस चीज को हम रेलेवेंट मानेंगे। तो इसको आपको बस इतना याद रखना है कि जहाँ पे कोर्स ऑफ बिजनेस एग्जिस्ट कर रहा है वहां पे एक्ट को डन मानने के लिए ये रेलेवेंट फैक्ट माना जाएगा। इसे हम इलिस्ट्रेशन से देखते हैं। फर्स्ट इलिस्ट्रेशन है। इलिस्ट्रेशन ए है द क्वेश्चन इज वेदर अ पर्टिकुलर लेटर वाज डिस्पैच्ड। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या आ रहा है कि क्या एक पर्टिकुलर लेटर डिस्पैच किया गया है या नहीं किया गया है, ये हमारा क्वेश्चन आ गया। अब यहाँ पे लिखा है द फैक्ट दैट इट वाज द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस फॉर ऑल लेटर्स पुट इन अ सर्टेन प्लेस to be carried to the post and that particular letter was put in that place are relevant। अब इन्होंने क्या बोला कि हमने एक जगह बना रखी है जहां पे हम सारे लेटर्स रख देते हैं, वहां से एक एक करके लेटर्स जो है वो हम डिस्पैच करते हैं। ठीक है, अब वो लेटर का वहां तक पहुंचना, उस सर्टेन प्लेस तक पहुंचना रेलेवेंट फैक्ट माना जाएगा इस चीज में। समझ में आया? अब जैसे कि ये देखिए यहाँ पे मान लीजिए ये एक प्लेस है, ये एक प्लेस है और ये एक प्लेस है। लेटर आया यहाँ से, ये लेटर आया। ठीक है, अब पहले लेटर यहाँ आया, फिर लेटर गया यहाँ पे दूसरे प्लेस पे, फिर लेटर गया तीसरे प्लेस पे। अब ये जो थर्ड नंबर वाला प्लेस है, ये जो जगह है, यहाँ से लेटर को डिस्पैच किया जाता है, मतलब यहाँ से डिलीवरी के लिए भेजा जाता है। अब इस लेटर का यहाँ पे पहुंचना, मतलब थर्ड वाले पे पहुंचना, ये क्या होगा? रेलेवेंट फैक्ट माना जाएगा। यही दिया इस इलिस्ट्रेशन में। अब हम देखते हैं नेक्स्ट इलिस्ट्रेशन। इलिस्ट्रेशन बी में लिखा है द क्वेश्चन इज वेदर अ पर्टिकुलर लेटर रीच्ड ए। यहाँ पे क्वेश्चन क्या आ रहा है कि क्या एक पर्टिकुलर लेटर है वो ए तक पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब द फैक्ट दैट इट वाज पोस्टेड इन ड्यू कोर्स, ड्यू कोर्स में उसे पोस्ट कर दिया गया था एंड वाज नॉट रिटर्न थ्रू रिटर्न लेटर ऑफिस, और वो रिटर्न भी नहीं आया रिटर्न लेटर ऑफिस के पास। तो इस चीज को रेलेवेंट माना जाएगा किस क्वेश्चन के लिए कि क्या वो पर्टिकुलर लेटर ए तक पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। तो ये हो गया सेकेंड इलिस्ट्रेशन। तो यहाँ तक हमारे दोनों सेक्शंस जो है कंप्लीट कर लिए हैं और यहाँ तक हमारा जो क्लोजली कनेक्टेड फैक्ट्स वाला पोर्शन है वो भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो से हम एडमिशन स्टार्ट कर देंगे। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि सेक्शन 14 तक हमने क्या कुछ पढ़ा है। पार्ट 1 में हम प्रीलिमिनरी देखते हैं जिसमें 2 सेक्शंस आते हैं। सेक्शन 1 में है शॉर्ट टाइटल, एप्लीकेशन एंड कमेंसमेंट। फिर सेक्शन नंबर 2 जिसमें डेफिनेशंस आती हैं। ए में कोर्ट है, बी में कंक्लूसिव प्रूफ है, सी में डिस्प्रूव्ड है, डी में डॉक्यूमेंट है, ई में एविडेंस है, एफ में फैक्ट है, जी में फैक्ट इन इशू है, एच में मे प्रिज्यूम है, आई में नॉट प्रूव्ड है, जे में प्रूव्ड है, के में रेलेवेंट है, एल में शैल प्रिज्यूम है। तो ये हुए सेक्शन 2 के डेफिनेशंस। और इसके बाद स्टार्ट हो जाता है पार्ट 2 जिसमें एक ही चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स। फिर उसमें आते हैं सेक्शन नंबर 3 टू 50, मतलब पार्ट 2 में आते हैं सेक्शन 3 टू 50। सेक्शन 3 में हमें ये बताया है कि किन फैक्ट्स के एविडेंसेस कोर्ट में दिए जा सकते हैं। फैक्ट इन इशू की एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस के लिए एविडेंस दिए जाएंगे या फिर रेलेवेंट फैक्ट्स के दिए जाएंगे। और फिर हमारे स्टार्ट हो जाता है क्लोजली कनेक्टेड फैक्ट्स का पोर्शन, जो कि है सेक्शन 4 टू 14 तक। सेक्शन 4 में हमने डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्ट जेस्चर पढ़ा था जिसमें दिया था कि जो फैक्ट सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट है वो सभी रेलेवेंट माने जाएंगे। फिर आया सेक्शन नंबर 5 जिससे हमने स्कोप वर्ड से याद किया था। एस से आया स्टेट ऑफ थिंग्स, सी से आया कोज, ओ से आया ओकेजन, पी से आया अपॉर्चुनिटी, ई से आया इफेक्ट। ये हुआ सेक्शन नंबर 5। फिर आया सेक्शन नंबर 6 जिसमें हमने पीसीएम से याद रखा था, जिसमें 3 चीजें आती हैं, मोटिव, प्रिपरेशन एंड कंडक्ट। कंडक्ट कैसा हो सकता है? प्रीवियस भी हो सकता है या फिर सब्सिक्वेंट भी हो सकता है। फिर आया सेक्शन नंबर 7। सेक्शन नंबर 7 को हमने सर टायर वर्ड से याद रखा था। एस से सपोर्टिंग फैक्ट्स आ गए, आई से इंट्रोडक्टरी फैक्ट्स आ गए, आर से रिबिटिंग फैक्ट्स आ गए, टी से टाइम एंड प्लेस आ गया, आई से आइडेंटिटी ऑफ एनीथिंग और एनी पर्सन आ गया। फिर आर से आ गया हमारा रिलेशन ऑफ पार्टीज, ई से आया एक्सप्लेनेटरी फैक्ट्स। ये सब इसमें रेलेवेंट बताए गए हैं किसमें? सेक्शन नंबर 7 में। इसमें हमने टीआईपी का कंसेप्ट भी पढ़ा था। टीआईपी का जो हमने आइडेंटिटी वाला इसमें पॉइंट पढ़ा है उसमें टीआईपी का कंसेप्ट पढ़ा था। फिर उसके बाद आया सेक्शन नंबर 8। सेक्शन नंबर 8 में हमने देखा था कि जब भी कोई कॉन्स्पिरेटर कॉन्स्पिरेसी के दौरान अपने कॉमन इंटेंशन के रेफरेंस में कुछ बोलता है, लिखता है या कोई एक्ट करता है, वो सभी चीजें रेलेवेंट मानी जाएंगी। फिर उसके बाद आया सेक्शन नंबर 9 जो कि एक रेजिटरी सेक्शन है जो अपनी इनकंसिस्टेंसी के कारण रेलेवेंट हो जाता है।
और जिसके सबसेक्शन 1 में हमने देखा इनकंसिस्टेंट फैक्ट्स, जिसमें हमने प्ली ऑफ एलिबाई का कंसेप्ट भी पढ़ा था। फिर उसके बाद आया सबसेक्शन 2, जिसमें देखा कि वो सभी फैक्ट्स जो कि फैक्ट इन इश्यू या रेलेवेंट फैक्ट की एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस को हाईली प्रोबेबल बनाता है या हाईली इम्प्रोबेबल बनाता है, वो सभी रेलेवेंट होंगे। फिर आया सेक्शन नंबर 10, जिसमें हमने ये देखा कि वो सभी फैक्ट्स जो कोर्ट की हेल्प कर रहे हैं डैमेजेस की अमाउंट को डिटरमाइन करने में, वो सभी रेलेवेंट माने जाएंगे। फिर उसके बाद आया सेक्शन नंबर 11। सेक्शन 11 हमें ये बताता है कि जहां भी कोई राइट या कस्टम क्वेश्चन में आ रहा है, तो जो भी ट्रांजैक्शन या फिर पर्टिकुलर इंस्टांसेस है जिसमें वो क्रिएट किए गए, मॉडिफाई किए गए या फिर असर्ट किए गए, डिनाई किए गए या फिर कोई भी उनसे इनकंसिस्टेंट फैक्ट है, वो सभी रेलेवेंट माने जाएंगे। फिर उसके बाद आया सेक्शन नंबर 12, जिसमें हमने 3 चीजें देखी, स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ बॉडी और बॉडीली फीलिंग। सो ये तीनों चीजों को ये बोला गया कि जब ये तीनों चीजें फैक्ट इन इशू होती हैं या रेलेवेंट फैक्ट होती हैं, तो इन तीनों चीजों से रिलेटेड जो भी फैक्ट्स है वो रेलेवेंट माने जाएंगे, या फिर इन तीनों चीजों को जो फैक्ट्स शो कर रहे हैं वो रेलेवेंट माने जाएंगे। फिर उसके बाद आया सेक्शन नंबर 13, जो हमने आज डील किया है, जिसमें यह बताया कि जहां भी ये क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि क्या कोई एक्ट एक्सीडेंटली हुआ है या इंटेंशनली किया गया है, तो उसमें ये फैक्ट रेलेवेंट माने जाएंगे कि अगर वो एक्ट किसी सीरीज ऑफ सिमिलर अकरेंसेस का पार्ट है, तो वो रेलेवेंट होंगे। फिर उसके बाद आया सेक्शन नंबर 14, जिसमें हमने ये देखा कि जहां भी कोई ये क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या एक्ट हुआ है या नहीं हुआ है, तो वहां पे ये फैक्ट रेलेवेंट माना जाएगा कि अगर कोई कोर्स ऑफ बिजनेस एग्जिस्ट कर रहा है और उसमें वो नेचुरली वो एक्ट जो है वो किया गया है, तो उसे रेलेवेंट माना जाएगा। ये हमने आज तक जो हमने किया है सेक्शन नंबर 4 तक रिवाइज भी कर लिया है। सो नेक्स्ट वीडियो से एडमिशन स्टार्ट करेंगे। एडमिशन का जो पोर्शन है वो सेक्शन 15 टू 25 तक है, तो उसे हम 2 से 3 क्लासेस में कंप्लीट कर लेंगे। सो फॉर मोर वीडियो स्टे कनेक्टेड टू दिस चैनल, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए एंड चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, और आगे ऐसे ही वीडियोस आती रहेंगी। और कोई भी डाउट है अगर आपको, तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिए, मैं उससे नेक्स्ट क्लास में डील कर लूंगी, या उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ही मिल जाएगा। और आगे की वीडियोस के लिए स्टे कनेक्टेड टू दिस चैनल। थैंक यू।